नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके और बिहार जीके में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम बिहार जीके में पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है, बिहार का इतिहास। ठीक है, बिहार का इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिहार के इतिहास को बिहार के इतिहास को भी भारत के इतिहास की तरह 3 भागों में ही विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारत, इसके अलावा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन बिहार की बात करेंगे सबसे पहले। प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से संबंधित कौन से टॉपिक या कौन-कौन से जो है आपके चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन बिहार को जो है कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि पाषाण काल, इसके अलावा वैदिक काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसमें नहीं पढ़ी जाती क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। इसके अलावा महाजनपद काल, ठीक है, 16 जो महाजनपद थे उनमें से 3 बिहार में थे। इसके अलावा मौर्य और गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म और उनके बाद के जो कुछ धर्म थे, ठीक है, उनके बारे या कुछ वंश थे उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए जी, प्राचीन बिहार के इतिहास के जो स्रोत हैं कहाँ से मिले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं बिहार में, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत सबसे प्रमुख माने जाते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत उनको कहा जाता है जो आपके पत्थर या दीवारों आदि पर जो लिखवा दिया जाता है उनको पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो आपके लिखित रूप से हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको साहित्यिक स्रोत माना जाता है। किताबें हैं आपकी, इसके अंतर्गत पुस्तकें वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और पुरातात्विक साहित्यों में तुम्हारे अभिलेख, शिलालेख, इसके अलावा जो है मूर्ति आकृति और चित्र वगैरह इसमें आते हैं। तो बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। तो सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर और चिरांद, चिरांद पड़ता है आपका सरान जिले में, मुंगेर और चिरांद से, ठीक है, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चेचर वैशाली में है, मनेर आपका पटना में है। इसके अलावा सोनपुर की बात करें तो सारण में है। यहाँ से ताम्र यानी कि तांबे और पत्थर, ठीक है, ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। यानी कि इन सभी क्षेत्रों से तांबे के साथ साथ पत्थर के मर्दभांड यानी कि बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अनेक वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन की बात करें तो मौर्यकालीन अभिलेखों की बात करें, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज, इसके अलावा रामपुरवा, यहाँ से कुछ जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं मौर्यकाल के यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोरिया नंदनगढ़, इसके अलावा बात करें लोरिया अरेराज से, और रामपुरवा से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाओं की बात करें तो बराबर की गुफाएं राजगीर में है, नालंदा में है, पाटलिपुत्र विक्रमशिला से भी कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खुदाई से प्राप्त सिक्कों, मनके और मूर्तियां आदि से भी इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है इन सभी स्रोतों से। ठीक है, तो इनमें सबसे प्रमुख की अगर बात करें, ठीक है, देखिए मुंगेर है आपका, ठीक है, चिरांद है जो सारण जिले में है, चेचर है, मनेर है, सोनपुर है। ठीक है, इन क्षेत्रों से आपके जो है तांबे और पत्थर के कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कुछ वस्तुएं या मर्दभांड यानी कि बर्तन प्राप्त हुए हैं। मौर्यकाल की बात करें तो मौर्यकाल के जो प्रमाण मिले हैं लोरिया नंदनगढ़ से मिले हैं। इसके अलावा लोरिया अरेराज और रामपुरवा से भी मौर्यकाल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाओं, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से भी कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खुदाई में अगर जो सिक्के मिले हैं, मनके मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, उन सब से भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में देखिए रामायण, महाभारत और पुराण, ठीक है, ये तीनों जो हैं प्राचीन बौद्ध ग्रंथ या प्राचीन हिंदू ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, रामायण, महाभारत और पुराण। इसके अलावा बौद्ध रचनाओं की अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीर्घ निकाय, इसके अलावा विनय पिटक, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भगवती सूत्र है, ठीक है। आदि जो स्रोत हैं यहाँ से भी आपका बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। बिहार की इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास जो है वो बिहार के क्षेत्र में ही हुआ, उदय इनका बिहार के क्षेत्र में ही हुआ था। तो इनसे जो है प्रमुख रूप से इस काल की जानकारी प्राप्त होती है या इस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ यात्री भारत में आए, जैसे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। इसके अलावा फाहियान, ठीक है, ये आपके गुप्त वंश के शासकों के समय आए, ठीक है, इत सिंह,
इसके अलावा हेनसोंग जी जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, ठीक है। तो इनसे भी, इनकी यात्रा से भी बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, या बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे प्रमुख जो ग्रंथ माना जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से भी बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सभी प्रमाण थे जहां से बिहार के काल की जानकारी हमें मिलती है, या बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल को देखते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में मानव के द्वारा पत्थर का उपयोग किया जाता था, उसको पाषाण काल कहा गया। और पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करेंगे। इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, खाद्य संग्राहक का मतलब है भोजन की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता था। तो इस काल में जो मानव था वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। किस काल में? पुरापाषाण काल में। अब पुरापाषाण काल में कौन-कौन से क्षेत्रों में प्रमाण प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण काल के बिहार के किस क्षेत्र में प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण बिहार में मुंगेर जिला पड़ता है आपका, इसके अलावा नालंदा है। यहाँ पर बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। कुल्हाड़ी के प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो मुंगेर से, बिहार का जो मुंगेर है, इसके अलावा नालंदा जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है ये क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ से खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा चाकू और खुरपी के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मुंगेर और नालंदा से। तो ये दोनों स्थल जो हैं आपके पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। ये आपके पुरापाषाण काल से संबंधित है। अब बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में भी आपका मुंगेर ही आपका सबसे प्रमुख है। पुरापाषाण काल की बात करें, इस काल में मानव आखेटक व खाद्य संग्राहक के साथ-साथ पशुपालक यानी कि पशु का पालन शुरू कर दिया था। पशुपालन शुरू कर दिया गया था और मानव के द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु था, ये आपका कुत्ता था। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो मानव के द्वारा जो सबसे पहला पशु पाला गया वो कुत्ता था। तो मध्य पाषाण काल में जो नवीनतम जो खोज हुई वो पशुपालन की हुई, ठीक है। और इसके भी जो प्रमाण मिलते हैं मध्य पाषाण काल के भी बिहार में, दक्षिणी बिहार के मुंगेर से प्राप्त होते हैं। दक्षिणी बिहार के मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त होते हैं, जिनको आपका जो है माइक्रोलिथ कहा गया, ठीक है। इस काल के जो औजार थे उनकी आकृति, उनका आकार छोटा था, जिस कारण उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो औजार मिले हैं उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। और ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं बिहार के, और ये भी दक्षिण में स्थित है। ये अवशेष लगभग आपके 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये जो आपके मुंगेर से प्रमाण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की बात करेंगे। नवपाषाण काल जो था आपका, ठीक है, नवपाषाण काल की बात करें, इस काल में मानव जो है खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कि मानव के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। इस काल में मानव के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाने लगा था, कृषि की जाने लगी थी। इसी कारण जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक काल माना जाता है। और इसी काल में जब मानव के द्वारा कृषि की गई तो उसको एक जगह रहकर निवास करना पड़ा। जब वो एक जगह ठहरा तो उसके द्वारा बस्तियां या झोपड़ियों का निर्माण किया गया, यानी कि मानव के द्वारा निवास, बस्तियों का निवास है, ठीक है, बस्तियों का या मकानों का या स्थायी निवास की अगर शुरुआत की बात करें तो नवपाषाण काल में ही हुआ। मानव के द्वारा कृषि का उत्पादन, ठीक है, कृषि का आविष्कार, इसके अलावा बस्तियां रहना, घरों में रहना, ठीक है, मकानों में रहना या जो है स्थायी निवास का प्रमाण भी इसी काल में प्राप्त होते हैं, नवपाषाण काल में ही। इसके अलावा इस काल में ही बात करें तो चाक और पहिए की खोज भी इसी में की गई थी, जबकि आग की खोज जो है पुरापाषाण काल में हुई थी। यूज किया गया था आपका मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में उसको माना जाता है। नवपाषाण काल में अब बात करें, नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। बिहार के मैदानी क्षेत्र जो गंगा के आसपास वाला क्षेत्र था। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? एक तो चिरांद है आपका, चिरांद आपका सारण में पड़ता है जो गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा चेचर है, वैशाली, ये भी आपका बिहार के उत्तर क्षेत्र में ही स्थित है, वैशाली। इसके अलावा मनेर है जो आपका पटना के क्षेत्र में पड़ता है। सनुआर, सनुआर जो है आपका रोहतास में स्थित है। और यहाँ से पत्थर व हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। इन सभी स्थानों से, चिरांद से, चचेर से, मनेर से और सनुआहार से, ठीक है, सनुआर से यानी कि जो रोहतास में पड़ता है, इन सभी से जो है पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। बात करें कैमूर की, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण में, कैमूर की पहाड़ियां और नवादा तथा जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जमुई, कैमूर और नवादा जो जिला पड़ता है आपका बिहार का, यहाँ से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं।
2500 ईसा पूर्व के आसपास के ये जो है अवशेष माने जाते हैं। तो ये नवपाषाण काल के कुछ क्षेत्र थे आपके चिरांद, चचेर, जो है मनेर, इसके अलावा सनवार। और अगर बात करें कैमूर की पहाड़ियों में नवादा और जमुई का क्षेत्र भी इसमें कह सकते हैं। चलिए जी आगे बात करेंगे। नवपाषाण काल के बाद एक काल आता है आपका ताम्रपाषाण काल, यानी कि तांबे और पत्थर दोनों का मिला जुला जो काल था उसको ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसके भी कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं बिहार के। बिहार से कहाँ-कहाँ से मिले हैं तो एक है आपका चिरांद, जो है आपका चिरांद से प्राप्त हुआ है, सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ताराडीही, ताराडीही के अलावा चचेर, वो चेचर, चेचर के अलावा मनेर और सनवार, ये क्षेत्र हैं आपके जहां से तांबे के भी प्रमाण, पत्थर के साथ साथ तांबे के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस काल को जो है ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के औजार अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, इनके तांबे का प्रमाण जो है उपयोग यहाँ से किया जाता था। इस काल के जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास माने गए हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास का ये जो है अवशेष माने गए हैं तांबे और पाषाण काल के काल को। बात करेंगे इसके बाद वैदिक काल। देखिए हड़प्पा सभ्यता थी इसके बीच में। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो बिहार से नहीं प्राप्त होते। ये हड़प्पा सभ्यता गंगा नदी के जो है, जो आपका मेरठ में जो पड़ता है, ठीक है, आलमगीर, ठीक है, वो सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, तो इसलिए बिहार में जो है हड़प्पा सभ्यता को, बिहार की जीके में हड़प्पा सभ्यता को नहीं पढ़ा जाता। तो बिहार के प्रमाण जो है, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण बिहार में नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए बिहार की जीके में इसको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए बात करेंगे वैदिक काल की। तो वैदिक काल जो था आपका, वैदिक काल जो था इसको 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। 600 बीसी तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास तक जो है वैदिक काल माना जाता है। वैदिक काल को भी आपका दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी के आसपास था, ईसा पूर्व के आसपास था। और आपका उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया क्योंकि इस सभ्यता का स्थान जो है, इतिहास जो है वो वेदों पर स्थित है। वैदिक सभ्यता का जो इतिहास है वो वेदों पर स्थित है। वेदों के आधार पर इसको स्थापित किया गया है और वेदों के आधार पर इसको माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको बताया कि आपका जो है पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, कि 1500 से 1000 ईस्वी तक रहा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, बीसी तक माना जाता है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 बीसी तक या 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था, ठीक है। ये देखिए पूर्व वैदिक या वैदिक काल, जो ये वाला शुरू का जो काल था, ठीक है, इसका जो विस्तार था वो बिहार में नहीं था, ये केवल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक ही माना जाता है। इसके अलावा बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ, ठीक है, गंडक नदी के तट तक, ठीक है, गंडक नदी के तट तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र था केवल उसी क्षेत्र में जो है आर्यों का विस्तार रहा। अब बात करें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा की अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये आपका जो है ऋग्वैदिक काल का ही एक ब्राह्मण है। इसमें सबसे पहले बिहार के बारे में चर्चा की गई है, बिहार के क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की गई है, जो 800 ईसा पूर्व के आसपास की है। 800 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है ये रचना जो है आपकी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की जो रचना की गई थी वो 800 बीसी के आसपास की गई थी और इसमें बिहार के बारे में चर्चा की गई है। बिहार को विधेय के रूप में, बिहार को विधेय विधेय कहकर पुकारा गया है। बिहार को विधेय कहकर पुकारा गया है, जो तिरहुत और मिथिला यानी कि नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र था ऊपर वाला, ठीक है, नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र था, तिरहुत और मिथिला वाला जो क्षेत्र था, उसमें जो है इसको बिहार को विधेय कहकर संबोधित किया गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि बिहार का सबसे पहले किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और क्या नाम मिलता है? तो विधेय नाम मिलता है। और किस क्षेत्र में था ये? तिरहुत और मिथिला वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में बिहार को कीकट या वात्स्य व्रात्य, बिहार को ऋग्वेद में कीकट या व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। बिहार को कीकट भी कहा गया है, इसके अलावा व्रात्य भी कहा गया है बिहार को ही। वराह पुराण जो है आपका, वराह पुराण में बिहार को, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना गया है। यानी कि कुल मिलाकर कीकट जो है उसको अपवित्र प्रदेश माना गया है। किसमें? वराह पुराण में, ठीक है। जो आपके पुराण हैं उन पुराणों में एक पुराण है वराह पुराण, उसमें बिहार को कीकट कहकर पुकारा गया है और कीकट को एक अपवित्र देश या एक अपवित्र क्षेत्र माना गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके जो बिहार में जिसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, विधेय उसमें कहा गया है।
इसके अलावा क्षेत्र की अगर बात करें तो तिरहुत और मिथिला वाला था। ऋग्वेद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट या व्रात्य कहकर संबोधित किया गया है और वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र क्षेत्र या प्रदेश माना गया है। बात करें महाजनपदों की, तो महाजनपदों की जो आपकी जो है 600 बीसी के आसपास 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है और 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय जो आपका ठीक है जैन धर्म वो सॉरी बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, जैन धर्म का भगवती सूत्र, जैन धर्म का भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नामक ग्रंथों में प्राप्त होती है। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों में से आपके 8 उत्तर प्रदेश में और 3 आपके बिहार में थे। तो हमें केवल बिहार जीके पढ़ रहे हैं, तो बिहार के जो 3 क्षेत्र थे या 3 महाजनपद थे उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से थे? एक था आपका वज्जी, वज्जी या लिच्छवी इसको कहा जाता था और इसमें जो वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। मगध की बात करें, मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल रहा और इसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा क्षेत्र आता था। पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था मगध के अंतर्गत। और अंग जो था ये आपका पश्चिम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र में जो है आपका भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र माना जाता है इसके अंतर्गत, तो ये अंग था। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन 3 महाजनपदों को पढ़ना है विस्तार से। तो देखिएगा आपका सबसे पहले पढ़ेंगे वज्जी संघ, वज्जी संघ या महाजनपद, वज्जी महाजनपद, वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद। ठीक है, वज्जी संघ 8 राज्यों का एक समूह था और ये विश्व का सबसे पहला जो है आपका ठीक है लोकतंत्र या गणतंत्र देश या गणतंत्र क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, 8 राज्यों का संघ था, इसलिए इसको अटटकुल के नाम से भी जाना जाता है, अटटकुल के नाम से भी जाना जाता है। वज्जी, लिच्छवी, जात्रक, विधे, अग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ठीक है, वज्जी, लिच्छवी, ठीक है, जात्रक, जात्रक के अलावा इसमें शामिल था विधे, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ठीक है, ये 8 क्षेत्र इसमें शामिल थे। 8 जनपदों का समझ 8 जनपदों ने मिलकर एक महाजनपद का निर्माण किया जिसका नाम था वज्जी संघ, जिसको वज्जी संघ कहा गया। और इनमें सबसे जो प्रमुख था वो था आपका लिच्छवी, लिच्छवी जनपद इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख था, लिच्छवी जनपद इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रमुख था। लिच्छवी की जो राजधानी थी, लिच्छवी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, वैशाली जिला जो है लिच्छवी की राजधानी थी। वैशाली नगर की स्थापना जो है विशाल राजा के द्वारा की गई, राजा का नाम था विशाल और इसने ही आपका वैशाली नामक शहर की स्थापना की थी और इसे बाद में अपनी राजधानी बनाई थी। लिच्छवी के अतिरिक्त अगर बात करें मिथिला के विधे, विधेय क्षेत्र भी इसमें प्रमुख माना जाता है लेकिन वो लिच्छवी के बाद आता है। इसके अलावा कुंडग्राम के जात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। ठीक है, कुंडग्राम के जात्रक जो थे आपके, जिससे आपका महावीर स्वामी संबंधित है, महावीर स्वामी से जो संबंधित है, वज्जी संघ के प्रमुख जनपद माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र संघ माना जाता है या देश माना जाता है या क्षेत्र माना जाता है किसको? वज्जी को, वज्जी या लिच्छवी को। तो ये था आपका वज्जी के बारे में। अब बात करेंगे आपका मगध जनपद, मगध महाजनपद की अगर बात करें तो ये आपका जो है शुरुआत में इसका गठन हुआ लेकिन बाद में ये सबसे विशाल जनपद यही बनकर उभरा और इसने सभी महाजनपदों को अपने जनपद में शामिल कर लिया और मगध महासाम्राज्य के नाम से इसको जाना गया। बाद में बात करते हैं मगध की। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों से सबसे अधिक शक्तिशाली था, सबसे अधिक शक्तिशाली था ये। ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली था राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण के कारण। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है सबसे तेजी से विकास हुआ राजाओं का। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है, और यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। गिरिव्रज या राजगृह जो था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। मगध का जो विस्तार है मुख्य रूप से आपका पटना और गया के क्षेत्र में माना जाता है। पटना और गया के क्षेत्र में मगध साम्राज्य का विस्तार प्रमुख रूप से माना जाता है। मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जो है आपके जो 4 वेद हैं, ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में सबसे पहले मगध और अंग का वर्णन देखने को मिलता है। अब बात करें अंग जनपद की। ठीक है, तो अंग जनपद की बात करेंगे। अंग महाजनपद जो है, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। भागलपुर और मुंगेर जो पड़ता है बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, पश्चिम बंगाल के आसपास, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा में है आपका भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर अंग महाजनपद था। अंग महाजनपद की राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, चंपा थी। ठीक है,
चंपा इसकी राजधानी थी। और अंग के अंतिम शासक की बात करें तो बृहदत्त था। बृहदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो इसको जो है अंग ज्यादा दिन तक नहीं रहा, इसको मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अब बात करेंगे मगध की, ठीक है। तो मगध को ही आपका डिटेल से पढ़ते हैं और इसी के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बिहार का जो इतिहास है, प्राचीन बिहार का जो इतिहास है, ये आपका भारत के प्राचीन इतिहास से लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। लगभग आपका जो है इसी क्षेत्र को आप जो है इन्हीं आपके जो टॉपिक हैं सारे के सारे, ये आप जो है प्राचीन भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो मगध का उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, तो देखिए मगध का उत्कर्ष, इसके बारे में बात करेंगे। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, या मगध के पहले राजा कौन थे, राजवंश कौन कौन से थे इसमें। तो मगध की जो स्थापना की थी वो बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। बृहद्रथ ने मगध की स्थापना की थी और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रमुख शासक माना जाता है, ठीक है। मगध की जो स्थापना की गई थी बृहद्रथ के द्वारा की गई थी और इसका जो पुत्र था जिसका नाम था जरासंध, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है या सबसे प्रमुख शासक माना जाता है प्रारंभ में। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। भीम जो आपके रामायण वो महाभारत में जिनका नाम मिलता है भीम, ठीक है, भीम ने ही जरासंध को पराजित किया था, ठीक है, और उसका वध कर दिया था, ठीक है। और इस बात का वर्णन, इस बात की जानकारी जो है महाभारत से प्राप्त होती है। महाभारत से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो राजगृह थी, ठीक है, और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र था। इसके बाद बात करें मगध की तो मगध के क्षेत्र में जो है आपका उर्वर भूमि यानी दोमट भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से ये क्षेत्र बहुत ज्यादा संपन्न था, बहुत अधिक ये क्षेत्र जो है संपन्न रहा। बात करें बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक, बृहद्रथ वंश का जो है अंतिम शासक जो माना जाता है वो माना जाता है रिपुंजय, ठीक है। रिपुंजय को बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक माना जाता है और उसके बाद वंश आएगा आपका हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, ठीक है। तो अब बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा हर्यक वंश जो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। चलिए जी हर्यक वंश को देखते हैं। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार को ही मगध वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यही हर्यक वंश का पहला शासक या संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। और जो है इसने युद्ध ना करके, बिंबिसार ने युद्ध न करके विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसने सबसे पहला जो विवाह किया था, ठीक है, वो क्या था, कौशल देवी के साथ। कौशल देवी जो है कौशल की राजकुमारी थी, इनके साथ इसने विवाह किया और इनको दहेज में यहाँ से काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। बिंबिसार को जब इसने कौशल देवी के साथ विवाह किया तो कौशल के जो राजा थे उन्होंने इसको काशी का क्षेत्र दिया, ठीक है, दहेज में काशी का क्षेत्र इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद इन्होंने दूसरा जो विवाह किया चेलन्ना के साथ किया। चेलन्ना जो थी आपकी लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, ठीक है, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी और यहाँ से भी इसको एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा तीसरा जो विवाह किया इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में मद्र की राजकुमारी थी, पंजाब के क्षेत्र में मद्र की राजकुमारी थी जिनका नाम था क्षेमा, ठीक है, जिनका नाम क्षेमा था। इनसे इन्होंने विवाह किया और बिंबिसार का जो विस्तार था वो पंजाब तक फैल गया था, पंजाब तक जो है इसका विस्तार हो गया था। बिंबिसार ने अवंती, इनका मित्र था एक अवंती का शासक जिसका नाम था चंड प्रधोत के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, मैत्री संबंध या बनाए, ठीक है, यानी कि अपना मित्र उसको बनाया, ठीक है। चंड प्रधोत जो अवंती के राजा थे, ठीक है, अवंती के जो राजा थे जिनका नाम था चंड प्रधोत, एमपी में क्षेत्र पड़ता है, तो इनके साथ इन्होंने मित्रता की थी। इसके अलावा बिंबिसार ने चंड प्रधोत के उपचार के लिए अपने क्षेत्र का जो राजवेद था जिसका नाम था जीवक को भेजा था, ठीक है, और जीवक ने जो है इनको पीलिया नामक बीमारी हो गई थी, उसका इलाज किया था किसने, जीवक ने, ठीक है, ये भेजा था किसने, बिंबिसार ने। बात करें बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र ने की थी। 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, बिंबिसार की हत्या कर दी और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासक बना, ठीक है, अजातशत्रु शासक बना। तो ये 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक जो है शासक रहा। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना कौन, अजातशत्रु। और इसका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, बिंबिसार का अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, तो कुणिक किसका वास्तविक नाम था, बिंदुसार, अजातशत्रु का वास्तविक नाम था कुणिक। अब बात करें बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद, बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थे, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अजातशत्रु के जो मामा थे उन्होंने काशी को वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु के साथ हुआ और अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके काशी पर फिर से अधिकार कर लिया था,
काशी पर फिर से अधिकार कर लिया था इसने, अजातशत्रु ने। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ। जो है प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वाजिरा, उसके साथ जो है अजातशत्रु का विवाह हुआ। अगला पॉइंट, अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था। वज्जी संघ को पराजित किया, मल्लों को भी पराजित किया, ये ठीक है। तो अजातशत्रु ने इन क्षेत्रों को भी पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में आकर इसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और अजातशत्रु के काल में ही 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में ही राजगृह की सप्तकर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, प्रथम बौद्ध बैठक का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो सिंहल अनुसूर्ति के अनुसार, ठीक है, सिंहल अनुसूर्ति के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की भी हत्या कर दी, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके पुत्र, ठीक है, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या की और ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाई और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन के द्वारा ही की गई थी। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर यह शहर स्थित था। शहर बसाया पाटलिपुत्र और इसी को अपनी राजधानी बनाई किसने? उदयन ने, ठीक है। उदयन के 3 पुत्र थे, एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मुंडक और एक का नाम था नागदशक। नागदशक जो था इस वंश का अंतिम शासक था। और देखिए हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है पिताओं को मारकर जो है उनके पुत्र शासक बनते थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर एक वंश के बाद अगर बात करें तो वो आएगा आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। तो शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग ने हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की और ये नागदशक का ही सेनापति हुआ करता था शिशुनाग, ठीक है। और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर एक वंश को इसने अंत कर दिया, शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली बनाई। देखिए सबसे पहले राजधानी थी राजगृह के बाद बनी कौन सी? आपकी पाटलिपुत्र के बाद वैशाली, ठीक है। तो शिशुनाग ने बना दी कौन सी राजधानी? अपनी वैशाली को, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध साम्राज्य में, यानी कि एमपी तक जो है मगध साम्राज्य फैल गया। अवंती जो था आपका एमपी के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसको भी इसने आपका जो है अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके अतिरिक्त इसने जो है वैशाली के जो है शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध साम्राज्य में शामिल किया। जो कौशाम्बी वर्तमान में आपका जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ तक इसने अपने क्षेत्र को फैला दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश तक। बिहार का जो क्षेत्र था मगध साम्राज्य में, इसने क्या किया? बिहार को शामिल कर लिया, उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया, एमपी को शामिल कर लिया, ठीक है। और एमपी के अलावा जो है पंजाब का क्षेत्र, मद्र की जो राजकुमारी थी, ठीक है, खेमा, वहां तक भी जो है इनका साम्राज्य स्थित था। अब बात करें 394 ईस्वी की, तो 394 ईस्वी में शिशुनाग वंश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक जो है जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपका गद्दी पर बैठा जो शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक के समय राजधानी फिर से पाटलिपुत्र को बना दिया गया। कालाशोक ने राजधानी चेंज की और फिर से पाटलिपुत्र बना दी, वैशाली से पाटलिपुत्र बना दी गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व में, यानी कि गौतम बुद्ध के देहांत के 100 वर्ष बाद इस बैठक का आयोजन किया गया था। कहां पर? वैशाली, बिहार में। अब बात करें कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। और शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो अंतिम जो शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक की अगर बात करें तो वो नंदीवर्धन था, ठीक है। अब बात करेंगे नंदवंश की। नंदवंश को देख लेते हैं, ठीक है। तो नंदवंश का जो कार्यकाल था वो आपका 344 से लेकर 221 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 344 से लेकर 221 ईसा पूर्व तक इस वंश का जो है शासनकाल माना जाता है। और महापद्म नंद जो नंदीवर्धन का ही आपका सेनापति था, उसने नंदीवर्धन की हत्या करके, महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके आपका नंद वंश की स्थापना की और शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। और इसने जो है महापद्म नंद जो था, इसने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण किसने की? महापद्म नंद ने। पाली ग्रंथों में, पाली जो ग्रंथें हैं, ठीक है, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को अग्रसेन कहा गया है।
अग्रसेन इसको कहा गया है। और पुराणों में इसको जो है परशुराम का अवतार, दूसरा अवतार बताया गया है। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है या माना गया है। ठीक है, चलिए जी और कुछ बात कर लेते हैं महापद्मनंद के बारे में ही। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, ठीक है, इसके अलावा अस्मक, कलिंग और मैथिल आदि राज्यों को पराजित करके मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, यानी कि मैथिल, कलिंग यानी कि उड़ीसा, अस्मक, काशी, इक्ष्वाकु और पांचाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा तक इसने अपने क्षेत्र को फैला दिया। ठीक है, विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक, यानी कि 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ। महापद्मनंद के काल में मगध साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, इसलिए इसको मगध साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मगध साम्राज्य का प्रारंभ में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है किसको? महापद्मनंद को, जिसने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा व्याकरण के महान विद्वान जो थे आपके, जिनका नाम था पाणिनि था, ये महापद्मनंद के ही समकालीन थे, यानी कि इसी के समय आपके जो है ये महान विद्वान थे, व्याकरण के पाणिनि इसी के समय थे। इसके बाद बात करें, इस वंश का जो अंतिम शासक है वो था आपका घनानंद, जो आपका महापद्मनंद का ही पुत्र था। ठीक है, घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था और उसमें भारत का शासक था घनानंद। नंदवंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने जो है पंजाब के शासक पोरस को पराजित किया था। ठीक है, पोरस को पराजित किया था, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो है नंदवंश का जो शासक था वो बहुत अधिक क्रूर और शक्तिशाली, और उसके पास एक विशाल सेना थी। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी। ठीक है, चाणक्य ने ही बाद में आपका चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसकी सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश का पतन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं, मौर्य वंश को भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में। इसके बाद मौर्य वंश के बाद जो काल रहेगा उसको हम जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश के शासक पढ़ लेते हैं इसमें। चलिए, नहीं तो फिर ज्यादा लंबी जो है आप आज की क्लास हो जाएगी। तो मौर्य जो वंश रहा वो आपका 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश जो है 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इस वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 321 से लेकर 298 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है। सेंड्रोकोटस के नाम से जो है इसके नाम की पहचान होती है कि सेंड्रोकोटस ही आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ये किसने कहा है? जस्टिन और स्ट्रैबो जो इतिहासकार थे इन्होंने कहा है। इनकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। विलियम जोन्स जो आपके जो है अंग्रेज इतिहासकार थे, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। प्लूटार्क और एरियन जो आपके इतिहासकार थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का अगर नाम बात करें तो वे चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हीं की सहायता से 321 ईसा पूर्व में, यानी कि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर बात करें तो 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी जो सेल्यूकस निकेटर थे, जो पंजाब के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उनके साथ युद्ध किया था। ठीक है, उनके साथ युद्ध किया, और युद्ध के बाद में एक संधि हुई, और संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान का जो है आपका काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध जो साम्राज्य है भारत के अलावा अफगानिस्तान तक भी फैल गया था, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी फैल गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने आपके जो है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप उनको बदले में 500 हाथी दिए थे। इसके बाद युद्ध के पश्चात क्या हुआ? युद्ध के पश्चात जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था, जिसका नाम था हेलन या हेलना, इसको कहा जाता है कार्नेलिया। ठीक है, हेलन कार्नेलिया इनका पूरा नाम था, हेलना के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह इसके साथ कर दिया गया था। इसके बाद
बात करें सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज एक इतिहासकार था, राजदूत बनकर आया था ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी गई, इसी के द्वारा लिखी गई थी, जिससे मौर्य वंश के काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत यानी कि अफगानिस्तान, अब वह ईरान तक लेगा, ठीक है, ईरान तक था, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत ईरान तक था। दक्षिण में अगर बात करें तो कर्नाटक के क्षेत्र तक था, और अगर पश्चिम की बात करें तो सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के क्षेत्र तक था, और पूर्व की अगर बात करें तो आपका बंगाल, ठीक है, बंगाल तक इसका विस्तार फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों की बात करें तो उसमें जो है मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, और इस भीषण अकाल के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला में चले गए, और चंद्रगिरी पर्वत पर, श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर जो है तपस्या करने लगे, और वहीं पर जैन धर्म या जैन धर्म को मान्यता, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था, और 298 बीसी ईस्वी में उन्होंने जैन उपवास पद्धति, जिसको संलेखना या संथारा या संलेखना पद्धति कहते हैं, इसके कारण ही जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर, जो कर्नाटक में स्थित है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे, और इनके बारे इनका जो पुत्र था जिसका नाम था बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठा। तो बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। 298 बीसी से 272 बीसी तक इसका काल माना जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, और इसे अमित्र घात या सिंहसैन के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात या सिंहसैन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो इतिहासकार था, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस, और ने डायमेकस नामक राजदूत को इसके दरबार में भेजा था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने भी डाइनोसियस नामक राजदूत को भेजा था, ठीक है। ये जो आपका डाइमेकस था, जो सीरिया का राजा था, ये अंगूरी शराब और अंजीर लेकर भारत आया था, अंगूरी शराब और अंजीर लेकर भारत आया था, ठीक है। चलिए, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र जो है, सबसे पहले आपका इसने भेजा था अपने पुत्र, ये सबसे बड़ा पुत्र था इसका। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, ठीक है। अशोक जो है उज्जैन का शासक था, उज्जैन का गवर्नर था, तो यहाँ पर जो है अशोक को भेजा गया था। इसके अलावा जो है बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुसीम, ठीक है। सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, लेकिन बाद में जो है अशोक को भेजा गया था इस क्षेत्र में दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। इस क्षेत्र में देखिए, तक्षशिला जो पड़ता था ये आपका अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, तो इस क्षेत्र में आपका एक विद्रोही था जिसका नाम था कीचक। कीचक ने विद्रोह कर दिया, उसको दबाने के लिए सुसीम गया, सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद अशोक को जो है भेजा गया, ठीक है। अशोक उज्जैन का गवर्नर था, जबकि सुसीम जो था वो आपका तक्षशिला का गवर्नर था, ठीक है। बिंदुसार की अगर बात करें तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का यह अनुयायी था, ठीक है। और इसके देहांत के बाद अशोक जो है गद्दी पर बैठा। अशोक जो है 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक के द्वारा शासन किया गया। अशोक जो है बिंदुसार के देहांत के बाद 4 वर्षों बाद अशोक जो है गद्दी पर बैठा था, और इसने पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। यानी कि अशोक जो है शासक बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था या उज्जैन का शासक था। अब बात करें पुराणों में, अशोक को अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोकवर्धन कहकर संबोधित किया गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहकर संबोधित किया गया है, अशोक कहकर संबोधित किया गया है। इसके अलावा सिंहल अनुसूर्तियां के बौद्ध ग्रंथ जो हैं, सिंहल अनुसूर्तियां जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें अशोक ने, ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और हालांकि अन्य स्रोतों में इस बात की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और इन्होंने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, और इन्होंने इसके बाद युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है।
कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इससे पूर्व वह शैव धर्म को यानी कि शिव को मानता था। ठीक है। अशोक की पत्नी की अगर बात करें तो कारुवाकी इनकी पत्नी का नाम था। कारुवाकी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। और इनके अगर पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र जो है आपके संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है। जिसको इन्होंने संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा को इन्होंने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। इसके अलावा एक पुत्र था इनका जिसका नाम था महेंद्र। ठीक है। महेंद्र इनका पुत्र था और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को इसने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। दिव्य वेदान के अनुसार, दिव्य वेदान जो है, दिव्य वेदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। ठीक है। दिव्य वेदान जो पुस्तक है उसमें कहा गया कि उपगुप्त के द्वारा ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था या बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया था। इसके बाद बात करें अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण जो वर्षों की बात करें, 90 वर्ष इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता रहता है, यहाँ से एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अशोक ने 90 वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है। कलिंग युद्ध लड़ा। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की इन्होंने, अपने शासनकाल के 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की, निगाली सागर की यात्रा की इन्होंने कब, 12वें वर्ष। 13वें वर्ष की बात करें तो 13वें वर्ष में इन्होंने जो है धम्म का शिलालेखों में अंकन करवाया। धम्म जो है, धम्म यानी कि धर्म का जो है शिलालेखों में अंकन करवाया। 14वें वर्ष की बात करें तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 14वें साल इन्होंने अपने शासनकाल के धम्म जो धार्मिक जो मंत्री होते थे उनकी नियुक्ति की। और 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी और अशोक ने लुम्बिनी में कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। लुम्बिनी के क्षेत्रों से 1/8 कर लिया जाता था, प्रतिशत लिया जाता था। तो यानी कि कुल मिलाकर इसने लुम्बिनी के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनके कर में कमी कर दी थी। अगले पॉइंट की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है। श्रीलंका भेजा था किसको, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। इसके अलावा अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो करवाया गया वो पाटलिपुत्र में करवाया गया। कब, अशोक के शासनकाल में ही। और अशोक ने ही 37 वर्षों तक, अशोक ने जो है 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद जो है 10 उत्तराधिकारी यानी कि 10 लोग शासक बने। अशोक के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे वे 10 थे। उनके बारे में नाम देख लेते हैं। इनका पुत्र था कुणाल, इसने शासन किया। कुणाल के बाद बंधुपालित ने शासन किया। इसके अलावा इंद्रपालित ने शासन किया। इसके अलावा दसोन ने शासन किया। दसोन के बाद दशरथ ने शासन किया। दशरथ के बाद संप्रति ने शासन किया। इसके अलावा शालीसुक और देवार्धन के अलावा सत, धनुष और बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ ने शासन किया। ठीक है। इसमें आपको केवल 3 ही राजा याद रखने हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अलावा बिंदुसार, इसके अलावा अशोक। ठीक है। और उसके बाद जो अंतिम शासक थे उनका भी आपको नाम याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया कि अशोक वंश का या मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसके मौर्य वंश के शासनकाल की अगर बात करें तो 137 वर्षों तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक है। इस वंश के शासकों ने शासन किया और बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। और उसके बाद उसने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले हम जो है अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे करेंगे समाप्त। ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो चलिए करते हैं यहीं पे आज की क्लास को समाप्त। काफी लंबी आपकी जो है आज की क्लास हो गई है। ठीक है। लगभग आपकी 45 मिनट की क्लास हो चुकी है, 44 मिनट के आसपास क्लास हो चुकी है। ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।